वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है प्राइम एग्रो क्लासेस की एक और नई क्लास में। तो आज की जो क्लास है इसके अंदर हमारे जो कक्षा 12वीं की कृषि विज्ञान है उसका जो पहला चैप्टर है सस्य विज्ञान मृदा एवं बीज, उसको आज हम एक वन शॉट क्लास के रूप में पढ़ने वाले हैं। और ये जो क्लास है इसको बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास समझना, क्योंकि आज की जो क्लास है उसके अंदर हम अपना जो चैप्टर है वो बहुत ही कम समय में फिनिश कर देंगे और बहुत ही शॉर्ट तरीके से पढ़ेंगे। जो जो पॉइंट एग्जाम में आने वाले हैं केवल उन्हीं पॉइंट के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ आप कॉपी और पेन लेके बैठना, ताकि मैं जो जो भी बताऊं आप कॉपी में नोट करते जाना। इससे आपके बहुत ही शॉर्ट नोट बन जाएंगे जो एग्जाम टाइम में पढ़ने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के जो आज की क्लास है उसको शुरू करते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं सस्य विज्ञान की। तो यहाँ पर हमसे सबसे पहले पूछा जाता है इसके शब्द की उत्पत्ति के बारे में। तो हम यहाँ पर देखते हैं सस्य विज्ञान की जो उत्पत्ति है, यानी जो एग्रोनॉमी शब्द है वो किस भाषा से उत्पन्न हुआ है। तो जो एग्रोनॉमी शब्द है वो अपनी ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन से दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है? तो यहाँ पर जो एग्रोस और नोमोस दो शब्द हैं उनसे मिलकर हमारा जो एग्रोनॉमी शब्द है वो बना है। तो यहाँ पर जो एग्रोस का अर्थ होता है वो खेत या फिर भूमि होता है, और यहाँ पर जो नोमोस का अर्थ होता है वो प्रबंधन होता है, यानी कि देखभाल करना होता है। यानी कि हम एक तरीके से कह सकते हैं कि जो एग्रोनॉमी शब्द का मतलब है वो है वैज्ञानिक तरीके से खेती का प्रबंधन करना ही हमारा सस्य विज्ञान कहलाता है। लेकिन अगर 2 नंबर का प्रश्न आ जाए तो इतनी छोटी सी परिभाषा से हमको 2 नंबर मिलने वाले हैं नहीं। तो इसके लिए हमें एक व्यवस्थित रूप से एक सही तरीके से परिभाषा लिखनी होगी। तो किस प्रकार से एक सही तरीके से परिभाषा लिखी जाएगी सस्य विज्ञान की? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर एक सही तरीके से एक व्यवस्थित परिभाषा लिखी हुई है। तो क्या हो सकती है वो? तो कृषि विज्ञान की वह विशेष शाखा जिसके अंतर्गत भूमि प्रबंधन, फसल उत्पादन और मृदा प्रबंधन के सिद्धांतों तथा क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है उसे सस्य विज्ञान कहते हैं। तो ये हमारी एक सही तरीके से परिभाषा हो जाएगी। साथ ही साथ हम यहाँ पर एक और पूछा जाता है कि सस्य विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, यानी एग्रोनॉमी का जनक किसे कहा जाता है, फादर ऑफ एग्रोनॉमी कौन है? तो ये भी आप यहाँ पर ध्यान में रखना कौन है। तो ये जनक जो हैं पीटर डी क्रिसेंजी जो हैं हमारे सस्य विज्ञान के जनक हैं। ठीक है, यहाँ तक कहानी क्लियर हो गई। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास थोड़ा सा आगे आते हैं। तो यहाँ पर अगला जो टॉपिक है वो है हमारे सस्य विज्ञान के प्रमुख क्षेत्र। यहाँ से भी पूछा जाता है हमें प्रश्न। यहाँ से ज्यादा कुछ पूछा नहीं जाता है, केवल सिंपल सा प्रश्न पूछा जाता है कि सस्य विज्ञान की आवश्यकता किन किन क्षेत्रों में होती है। तो यहाँ पर इतना कोई ज्यादा लोड लेने वाली बात है नहीं, बस ये 4 बातें याद रखना। तो कौन कौन से क्षेत्रों में अपना सस्य विज्ञान का उपयोग है? तो ये केवल 4 क्षेत्रों में है। एक तो कृषि उत्पादन में। कृषि उत्पादन में किस प्रकार? तो हम सभी को पता है कि सस्य विज्ञान जो है इसके अंतर्गत फसलों उत्पादन और सभी का अध्ययन किया जाता है। तो हम सभी को अनाज की तो आवश्यकता पड़ती है, हम सबको भोजन खाना होता है। तो जो हम खाद्यान्न उत्पादन करते हैं या फिर फसलों को वैज्ञानिक तरीके से पैदावार बढ़ाते हैं, वो इसके अंतर्गत हम इसका अध्ययन करते हैं। साथ ही हम नियोजन के अंदर भी पढ़ते हैं और व्यवसाय के अंदर भी पढ़ते हैं और उद्योग के अंदर भी पढ़ते हैं। इसके बाद थोड़ा सा और आगे चलते हैं। तो यहाँ पर अगला जो टॉपिक है वो है मृदा उर्वरता और मृदा उत्पादकता। ये टॉपिक मोस्ट भयंकर इंपॉर्टेंट समझ लेना, क्योंकि यहाँ से हर साल घुमा फिरा के प्रश्न पूछा ही जाता है हमारे बोर्ड में। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं मृदा उर्वरता क्या है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले मृदा उर्वरता को देख लेते हैं। मृदा उर्वरता होती क्या है? तो जो मृदा उर्वरता है वो एक तरीके से मिट्टी का गुण है। किस प्रकार से मिट्टी का गुण है? तो मृदा की वह क्षमता जो पौधों को आवश्यक पोषक तत्व उचित मात्रा और सही अनुपात में उपलब्ध कराती है, वह क्षमता है मृदा उर्वरता कहलाती है। ठीक है, इससे ज्यादा इसमें कोई डिटेल से पूछा नहीं जाता है। इसके बाद बात करते हैं मृदा उत्पादकता की। मृदा उत्पादकता क्या होती है? तो मृदा उत्पादकता जो है वो मिट्टी की वह क्षमता है जिसके द्वारा प्रति हेक्टर वास्तविक जो पैदावार होती है उसको मृदा उत्पादकता कहते हैं। इसको हम क्विंटल या प्रति हेक्टर या बाजार मूल्यों के रूप में मापते हैं। इसमें सिंपल सी है, कोई ज्यादा इतना लोड लेने वाली बात है नहीं, समझ सकते हैं आप। इसके बाद
यहाँ से एक मोस्ट भयंकर इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है कि मृदा उर्वरता और मृदा उत्पादकता में अंतर लिखिए, जो कि मैं आपको आगे बताता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास मृदा उर्वरता और मृदा उत्पादकता में अंतर है। इसको आप गोट लीजिएगा, क्योंकि ये जो प्रश्न है वो हर साल घुमा फिरा के पूछा ही जाता है, और ये जो हमारा बोर्ड है उसके हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है। तो अब यहाँ पर देख लेते हैं मृदा उर्वरता और मृदा उत्पादकता में किस प्रकार से अंतर है। तो यहाँ पर हमारे पास जो सबसे पहला अंतर है वो है मृदा उर्वरता जो होती है ये पौधों को पोषक तत्व देने की एक क्षमता होती है, जो कि मैंने आपको पहले बताया। और मृदा उत्पादकता की बात की जाए तो ये खेत में फसल की प्रति हेक्टेयर पैदावार देने की क्षमता है। यानी कि यहाँ पर जो पहला पॉइंट है वो उर्वरता को देखें तो ये पोषक तत्व देने की एक क्षमता है, और उत्पादकता जो है प्रति हेक्टेयर पैदावार देने की क्षमता है। ठीक है, इसके बाद अगला जो हमारे पास यहाँ पर अंतर है वो है मृदा उर्वरता जो है उसकी हम प्रयोगशाला में जांच कर सकते हैं कि भाई मिट्टी अम्लीय है कि किस प्रकार से क्षारीय है कि लवणीय है। इस प्रकार से हम मृदा जो उर्वरता है उसकी हम जांच कर सकते हैं, लेकिन मृदा उत्पादकता की जांच इस प्रकार से लैब में नहीं कर सकते। इसकी जांच जो है वो फसल के कुल उत्पादन को देखकर की जाती है। ठीक है, यहाँ पर दो अंतर हो गए। यहाँ पर हमारे पास तीसरा अंतर जो है वो है यदि कोई मिट्टी उर्वर है तो जरूरी नहीं कि वो अच्छी पैदावार दे, क्योंकि हम समझते हैं अगर मिट्टी जो है उर्वर तो होगी लेकिन किसी कारणवश या तो ओलावृष्टि हो गई या अतिवर्षा हो गई तो जो हमारी इसके अंदर फसल है, उर्वर मृदा के अंदर जो फसल है वो नष्ट हो जाएगी, तो मृदा उत्पादकता है वो तो गिनी नहीं जाएगी। तो इसके बाद यहाँ पर आप मृदा उत्पादकता में देखिए, जो मिट्टी उत्पादक है वह निश्चित रूप से उर्वर होगी, ये बात सत्य है। क्योंकि अगर कोई मिट्टी उत्पादक है तो उत्पादक किस प्रकार होगी, अगर कोई मिट्टी उर्वर होगी तो ही वह उत्पादक हो सकती है। ठीक है, जो हमारे पास यहाँ पर छोटा अंतर है वो है जो मृदा उर्वरता है वो मिट्टी के भौतिक और रासायनिक गुणों पर निर्भर करती है, जबकि हमारे पास जो मृदा उत्पादकता है वो या तो उर्वरता या मौसम या बाजार की मांग पर निर्भर करती है। ठीक है, तो ये जो सारणी है आप इसको घोट लेना, क्योंकि ये बहुत ही जरूरी है और यहाँ से प्रश्न हर साल पूछा ही जाता है बोर्ड में। ठीक है, यहाँ तक कहानी क्लियर है, तो हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो अगला टॉपिक है वो है मृदा क्षरण एवं अपर्दन। यानी कि हमारा जो अगला पॉइंट है वो मृदा क्षरण वाला है। तो एक्चुअली में मृदा क्षरण होता क्या है इसको हमको समझना बहुत ही जरूरी है। तो मृदा क्षरण क्या होता है आप एक सिंपल भाषा में समझ लीजिएगा, मैंने यहाँ पर सिंपल ही परिभाषा ली है। को मिट्टी के कणों का अपने मूल स्थान से किसी प्राकृतिक कारण जैसे पानी या हवा द्वारा कट कर टूट कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना ही मृदा क्षरण कहलाता है। ठीक है, समझ गए। तो इसके बाद यहाँ से इस टॉपिक को आप इस परिभाषा को भी याद रखना। इसके साथ साथ यहाँ से जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो इसके प्रकार से पूछे जाते हैं। कहाँ से पूछे जाते हैं, इसके प्रकार से। ठीक है, तो मिट्टी का जो क्षरण है या जो मृदा अपर्दन है वो कितने प्रकार से होता है, तो ये दो प्रकार से होता है। एक तो होता है जल द्वारा क्षरण और दूसरा होता है वायु द्वारा क्षरण। जल द्वारा क्षरण यानी कि आप सीधे समझ सकते हैं जल द्वारा क्षरण यानी अपना जो जल है उसके साथ मिट्टी के कणों का बह जाना ही जल क्षरण कहलाता है। और वायु क्षरण तो आप सीधे समझ सकते हैं वायु के साथ हमारे जो मृदा के कण है वो उड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, तो ये वायु क्षरण हो गया। लेकिन यहाँ पर आप सही तरीके से परिभाषा भी नोट करते चलना, मैंने स्क्रीनशॉट ले लेके यहाँ पर एक सही तरीके से जो परिभाषा है वो यहाँ पर लिख रखी है। तो जल द्वारा क्षरण क्या होता है, जब तेज वर्षा या बहते पानी के कारण मिट्टी कटकर बह जाती है तो उसको जल क्षरण कहते हैं। यह ढलान वाले क्षेत्रों में अधिक देखा जाता है। और वायु क्षरण क्या होता है, तो जब तेज आंधी या हवा के कारण और वनस्पतिहीन मिट्टी उड़कर दूसरे स्थान पर चली जाती है तो इसको वायु क्षरण कहते हैं। यह मुख्य रूप से मरुस्थलीय या रेगिस्तानी क्षेत्रों में देखा जाता है। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले हम देखते हैं कि जल क्षरण क्या है, जल क्षरण कितने प्रकार का होता है, जल क्षरण के प्रमुख कितने चरण हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पर जल क्षरण के प्रमुख 4 चरण होते हैं। ये जल द्वारा जो क्षरण है उसके 5 प्रकार हैं। कौन कौन से हैं,
तो यहाँ पर सबसे पहला हमारे पास है बौछार चरण, जो कि प्रारंभिक अवस्था है। जब प्रारंभिक अवस्था में वर्षा होती है तो उसके जो कण हैं, वर्षा की जो तेज बौछारें हैं, वो मिट्टी के कणों को तितर बितर कर दूर दूर फैला देती हैं और पानी के साथ जो है बह जाता है। इसको कहते हैं बौछार चरण, यानी कि ये हमारा मृदा चरण का जल के द्वारा प्रारंभिक चरण है। उसके बाद आता है परत चरण, जिसको अदृश्य मृदा अपरदन भी कहते हैं। यहाँ पर जो है समतल भूमि के अंदर जब पानी भर जाता है तो जो पानी का बहाव है वो धीरे धीरे होता है, तब उसके साथ हमारी उपजाऊ मृदा है वो पानी के साथ बहकर जो चली जाती है, इसको कहते हैं परत चरण। ये इसको किसान की मुख मृत्यु भी कहा जाता है, इसको भी ध्यान में रखना। इसके बाद आता है अपना रील चरण। तो जब हम अपना ढलान वाला खेत होता है, ज्यादा ढलान नहीं, हल्का ढलान वाला खेत होता है, उसको जुताई के बाद अगर बारिश होती है तो पानी ऐसे बह के जाता है तो वो नालियां बना देता है ऐसे छोटी छोटी, और इन नालियों के अंदर जो मिट्टी बहकर चली जाती है उसको ही हम रील चरण कहते हैं। ठीक है। इसके बाद आता है अवनालिका चरण, और इस अवनालिका चरण को रील चरण का बढ़ता हुआ चरण भी कहा जाता है, क्योंकि इस अवनालिका चरण में जो रील चरण के अंदर जैसे छोटी छोटी नालियां बनी थी ना, उसी का ये बढ़ता हुआ रूप है। यहाँ पर अवनालिका चरण के अंदर बहुत ही गहरी नालियां बन जाती हैं और इसको हम जुताई के द्वारा ठीक नहीं कर सकते। यहाँ पर जो रील चरण है उसके अंदर हम जैसे हम जुताई कर देंगे तो वो जो छोटी छोटी नालियां पड़ी है वो समतल हो जाएगी, लेकिन जो अवनालिका चरण है उसके अंदर जो भी नालियां पड़ी हुई हैं वो गहरी हो जाती हैं, जिसको हम जुताई के द्वारा सामान्य रूप से ठीक नहीं कर सकते। ठीक है। अब यहाँ तक कहानी क्लियर है। थोड़ा सा और आगे आते हैं। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा और आगे आते हैं। तो यहाँ पर अब बात करते हैं हम वायु चरण के बारे में। वायु चरण के कितने प्रकार हैं, वायु चरण कितने प्रकार से होता है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट समझ लेना, क्योंकि यहाँ से हर साल प्रश्न पूछा जाता है किसी एक प्रकार के बारे में। या तो उच्चलन किसे कहते हैं, या निलंबन किसे कहते हैं, या सतह सर्पण किसे कहते हैं, या फिर इसके अंदर जो छोटे छोटे टॉपिक है इसी से किसी न किसी प्रकार से हर साल प्रश्न पूछा ही जाता है। तो वायु चरण जो है वो 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार का कौन कौन सा होता है? तो सबसे पहले होता है उच्चलन, इसके बाद होता है निलंबन, इसके बाद होता है सतह सर्पण। यहाँ पर जो है हर साल किसी न किसी प्रकार से प्रश्न पूछा ही जाता है, या तो निलंबन के बारे में पूछा जाता है, या उच्चलन के बारे में, या सतह सर्पण के बारे में। तो इस टॉपिक को ध्यान से देखना। ठीक है। और यहाँ जो इसका कण के आकार दिए हुए वो बहुत ही ध्यान रखना, क्योंकि ये यहाँ से भी प्रश्न अबसद वाले में या फिर रिक्त स्थान वाले में पूछा जाता है। ठीक है। तो उच्चलन क्या होता है, या फिर उच्चलन जो है उसमें कणों का आकार क्या होता है उसको हम देखते हैं। तो जो उच्चलन है उसके अंदर मिट्टी के कणों का जो आकार होता है वो 0.1 से 0.5 mm यानी मध्यम आकार के होते हैं। और ये जो कण है वो जब तेज हवा चलती है तो ऐसे उछल कूद करते हुए मिट्टी के साथ उड़ जाते हैं, इसीलिए इसको उच्चलन कहते हैं। और जो वायु द्वारा मृदा चरण है उसका सबसे अधिक नुकसान जो है वो इसी के द्वारा होता है, उच्चलन के द्वारा। कितना? तो 50 से 75% भाग जो है वायु चरण का इसी द्वारा होता है। ठीक है। इसके बाद अगला जो है वो निलंबन है। निलंबन के अंदर मिट्टी के कणों का आकार कितना होता है? तो जो निलंबन के अंदर मिट्टी का कणों का आकार जो है वो 0.1 mm से भी छोटे होते हैं, यानी बहुत बारीक कण। ये जो है वो आंखों से ऐसे दिखते नहीं है। हवा होती है तो जैसे धूल भरी हवा होती है उसके साथ बहुत दूर चले जाते हैं। ये हवा के साथ आसमान में ऊंचे उड़ जाते हैं और बहुत सैकड़ों किलोमीटर दूर जाकर गिरते हैं। इसमें ये बात ध्यान रखना। इसके बाद जो है सतह सर्पण वाला आता है। सतह सर्पण में जो कणों का आकार होता है, मृदा के कणों का आकार, वो 0.5 mm या उससे थोड़े बड़े होते हैं, यानी थोड़े भारी कण होते हैं। ये जो है हवा में नहीं उड़ सकते और इसलिए ये जो कण है वो रेंगते हुए चलते हैं, ऐसे रेंगते हुए चलते हैं, इसलिए इसको सतह सर्पण कहा जाता है। और ये जो कण हैं वो जमीन पर लुढ़कते हुए धीरे धीरे चलते रहते हैं ऐसे, और इसके द्वारा बहुत ही कम मृदा चरण होता है। ठीक है। इन तीनों को अब ध्यान में रखना। तो यहाँ तक कहानी क्लियर हो गई। अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे। ठीक है। यहाँ पर अगला जो टॉपिक है वो है मृदा संरक्षण, यानी मृदा चरण को किस प्रकार से रोका जा सकता है, मृदा को किस प्रकार से बचाया जा सकता है शरण होने से।
ये सारे जो है मृदा संरक्षण के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पास पहला तरीका जो है मृदा क्षरण को रोकने का, वो है शस्य संबंधित उपाय, यानी कृषि संबंधित उपाय जो है मृदा क्षरण को रोकने के, उसको देख लेते हैं। तो जो हम मृदा क्षरण है उसको रोकने के लिए जो ढलान वाली खेती होती है, उसके अंदर अपने पहाड़ी वाले क्षेत्रों में ढलान के विपरीत यानी आड़ी जुताई करनी चाहिए। किस प्रकार से? आड़ी जुताई, जिसको क्या बोलते हैं हम, समोच्च खेती करते हैं, ताकि जब भी पानी का ऐसे बहाव होता है तो वो पानी है वो नालियों के अंदर रुक जाए और मिट्टी को अपने साथ में नहीं ले जा पाए। उसके बाद फसलों की पट्टियां बना देनी चाहिए, जिसको पट्टीदार खेती बोलते हैं। इसके बाद अगला है वो है मल्चिंग। मल्चिंग यानी जमीन को फसल अवशेष, यहाँ पर किसी भी प्रकार से अवशेष से ढक देना चाहिए, या जिसको हम पलवार बोलते हैं। तो क्या होता है कि जैसे सीधी बारिश होगी तो मिट्टी के कण हैं उसके ऊपर सीधा बारिश का प्रभाव नहीं पड़ेगा, और मिट्टी के जो कण हैं वो टूट कर दूर नहीं जाएंगे और पानी के साथ बहेंगे नहीं। इस प्रकार से हम शस्य क्रियाओं के द्वारा अपना मृदा संरक्षण है वो कर सकते हैं। इसके बाद अगला उपाय आता है जैविक उपाय। तो जैविक के अंदर हम क्या कर सकते हैं कि अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगा जा सकते हैं, जिससे क्या होगा कि जैसे ही बारिश होगी तो बारिश का जो सीधी बूंदे जो हैं वो पत्तों के ऊपर ऐसे रुक जाएगी और सीधी मिट्टी के कणों पर नहीं पड़ेंगी और मिट्टी का कटाव है वो नहीं होगा। और बहुत सारी घास लगा सकते हैं, और वायु क्षरण को रोकने के लिए वायु की विपरीत दिशा में हम पेड़ लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से हम जैविक उपायों के द्वारा मृदा क्षरण को रोक सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं यांत्रिक उपाय की। तो यांत्रिक उपाय के अंदर कुछ इंजीनियरिंग या वैज्ञानिक तरीकों से हम मृदा क्षरण को किस प्रकार से रोक सकते हैं। तो हमारा जो खेत होता है उसके चारों तरफ या तो पक्की नाली बना देनी चाहिए, या पक्की अपने मेड़ होती है वो पक्की मेड़ बना देनी चाहिए, या फिर खुदाई कर देनी चाहिए, या फिर अपने जो है पहाड़ी क्षेत्रों में सीढ़ीनुमा खेती करनी चाहिए, जिससे क्या है कि पानी के बहाव के साथ मिट्टी है वो बहकर नहीं जा पाए। ठीक है, समझ गए? यहाँ तक कहानी क्लियर हुई, तो हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो अगला टॉपिक है वो है बीज। और इस बीज वाले टॉपिक को तो आप भयंकर मोस्ट इम्पोर्टेंट मान लेना, क्योंकि हर साल यहाँ से इसके टैग के रंग पूछे जाते हैं, या फिर यहाँ से कौन सा बीज किससे उत्पादित होता है ये पूछा ही जाता है, हर साल पूछा जाता है। यहाँ से तो आप किसी प्रकार से कंजूसी मत करना, इसको तो आप घोट ही लेना। ठीक है, तो चलिए इस टॉपिक को भी हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम बीज की परिभाषा देख लेते हैं। बीज होता क्या है? तो पौधे का वह भाग, दाना, फल या वानस्पतिक हिस्सा जो अपने ही समान एक स्वस्थ पौधे को जन्म देता है, उसको बीज कहते हैं। यानी कि हम जैसे जानते हैं, या तो किसी प्रकार से दाने के द्वारा हम नया पौधा उत्पादित करते हैं तो दाना है जो बीज कहलाता है, या तो हम फल के द्वारा नया पौधा उत्पादित करते हैं तो फल है वो बीज गिना जाएगा। और वानस्पतिक हिस्सा यानी पौधे का कोई भी भाग, जैसे तना, पत्ती या टहनी, किसी भी भाग से हम अगर नया पौधा तैयार कर रहे हैं तो उसको हम बीज ही कहेंगे। ठीक है, अब बात आती है कि इसकी जो बीज हैं, बीज की श्रेणियां कौन कौन सी हैं, कितने प्रकार के बीज होते हैं। यहाँ से मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पर जो सबसे पहला बीज है, यहाँ जो पहले बीज का पहला प्रकार है वो है मूल केंद्रक बीज। और इसको जो है खुद पादप प्रजनक जो होते हैं वो तैयार करते हैं। और इसमें टैग कौन सा होता है? तो इसके अंदर कौन से मूल केंद्रक के अंदर कौन सा टैग होता है? सुनहरा पीला रंग का टैग होता है। इसके बाद आधार बीज होता है, और इस आधार बीज पर किस रंग का टैग होता है? तो आधार बीज पर सफेद रंग का टैग होता है। और इस आधार बीज को मूल केंद्रक बीज के द्वारा ही तैयार किया जाता है, ये भी ध्यान में रखना है। इसके बाद कौन सा है? पंजीकृत बीज। पंजीकृत बीज पर किस रंग का टैग लगा होता है? तो पंजीकृत बीज पर बैंगनी रंग का टैग लगा होता है। और इस आधार बीज के द्वारा जो है पंजीकृत बीज है वो बनाया जाता है। इसके बाद आता है प्रमाणित बीज। प्रमाणित बीज पर किस रंग का टैग लगा होता है? तो प्रमाणित बीज के ऊपर नीले रंग का टैग लगा होता है। और जो ये प्रमाणित बीज जो है वो भी आधार बीज से ही बनाया जाता है, ये भी ध्यान में रखना। ठीक है, और जो प्रमाणित बीज होता है वो किसानों को उपलब्ध कराया जाता है बुआई के लिए। और कितने प्रतिशत उपलब्ध कराया जाता है? तो ये होता है 12% उपलब्ध कराया जाता है। कितने प्रतिशत? 12%। ठीक है, इस सारणी को पूरा घोट लेना। अब यहाँ तक कहानी क्लियर हो गई, तो थोड़ा सा
और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे आते हैं। तो यहाँ पर हमारे इस चैप्टर से कुछ महत्वपूर्ण सूत्र पूछे जाते हैं। यहाँ पर जो सूत्र हैं वो सबसे पहला सूत्र तो हमारे पास अंकुरण प्रतिशतता ज्ञात करने का है। तो अंकुरण प्रतिशतता किस प्रकार से ज्ञात की जाती है, उसका सूत्र कौन सा है, तो यहाँ पर देख लीजिए। अंकुरण प्रतिशतता का जो सूत्र है वो है अंकुरित बीजों की संख्या बटे कुल बोए गए बीजों की संख्या इंटू 100। ये वाला सूत्र ध्यान में रखना और याद कर लेना। इसके बाद अगला सूत्र है वास्तविक मूल्य ज्ञात करने का। तो वास्तविक मूल्य ज्ञात करने का सूत्र क्या है, हम वो भी देख लेते हैं। तो अंकुरण प्रतिशत इंटू भौतिक शुद्धता प्रतिशत बटे 100। तो इसको भी आप ध्यान में रखना। और ये जो सूत्र हैं वो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सूत्र भी हमें परीक्षा में पूछे जाते हैं। और एक बात यहाँ पे छोटी सी वो भी ध्यान में रखना कि उत्तम बीजों का वास्तविक मूल्य 75% से अधिक होना चाहिए। कितना, 75% से अधिक होना चाहिए। ठीक है, तो आज की जो क्लास है उसको हमने शॉर्ट तरीके से फिनिश कर दिया है। इसमें से अब कुछ छोटे छोटे टॉपिक बच रहे हैं, जैसे कि वो सुषुप्तावस्था वाला टॉपिक यहाँ पर बच गया है, लेकिन उसमें कुछ ज़्यादा खास है नहीं। सुषुप्तावस्था आप बुक से ऐसे नॉर्मल रीडिंग मार लेना, वो फिनिश हो जाएगा। जैसा कि आज की इस छोटी सी क्लास में हमने हमारा जो पहला चैप्टर है उसको फिनिश कर दिया। और अगर आपने ये साथ ही साथ नोट नहीं किया है तो नोट कर लेना। और अगर आप इस वाली पीडीएफ को लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर अपने व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक है, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, उसमें मैं ये पीडीएफ डाल दूंगा। और इसी प्रकार से आगे हम बहुत सारे चैप्टर का वन शॉट क्लास लाने वाले हैं, जो कि एक ही क्लास के अंदर एक चैप्टर को फिनिश कर देंगे। बायोलॉजी की भी आएगी और एग्रीकल्चर की भी और बहुत सारी आएगी, साथ ही केमिस्ट्री की भी आएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। और अगर आप लोगों को जो ये क्लास है वो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर देना। ठीक है, अब मिलेंगे ऐसी ही क्लास के साथ नई और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।